मेरे प्यारे छात्रों, मैं वेद प्रकाश भारतीय आप सबों का सादर अभिनंदन करते हैं। बहुत दिनों के बाद पुनः भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की अगली कड़ी को लेकर के मैं आप सबों के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं। इसको देखना संघ लोक सेवा आयोग के जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं और बिहार लोक सेवा आयोग के जो प्रतियोगी प्रतियोगिता परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं या अन्य किसी लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण साबित करी होगी। इसलिए आप लोग इसे अंत तक अवश्य सुने और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत कुछ निकल करके आता है। ठीक इसी प्रकार आज हम आप लोगों के बीच एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बताने जा रहे हैं, जिसे कि संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है या बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। इस संशोधन अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक तरह से अंकुश कहा जाता है। इस 1773 के एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल के गवर्नर बन के आए थे, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इतना ही नहीं, उनकी एक कार्यकारिणी परिषद भी निहित कर दी गई, जिनमें की 4 सदस्यों को स्थान प्राप्त था। जब बैरन हेस्टिंग्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत भेजा था, तो उनके उद्देश्य कुछ और थे। कंपनी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा था। अपने कर्मचारियों को वेतन तक देने के उनके पास में पैसे की कमी हो चुकी थी। इस विषम परिस्थिति में वारेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर बन के आया था। वास्तव में उन्होंने कंपनी के हित में बहुत अच्छे कार्य भी किए, लेकिन 1773 में जब वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए, तो कहीं ना कहीं अरसों से अगर आप किसी पद पर आसीन होते हैं, तो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी उसमें सन्निहित हो जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ। वारेन हेस्टिंग्स में बेईमानी और भ्रष्टाचारी कूट कूट कर भर गई, जिसका ज्वलंत उदाहरण 1775 के आसफोदौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच की संधि थी। इस संधि के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब, जो सुजाउद्दौला के पुत्र थे आसफोदौला, उनके साथ ये संधि की थी कि उनकी मां बहू बेगम और उनकी दादी बुर्रा बेगम के पास जो जेवरात हैं, जो माल आसबाब हैं, उसकी सुरक्षा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन 1781 में इस संधि को वारेन हेस्टिंग्स ने तोड़ दिया और अपने एक करीबी जॉन मिडल्टन के हाथों
उन बेगमों की जो अकूत संपत्तियां थी उन्हें हस्तगत करवा ली, जिसे कि वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर एक कलंक के रूप में देखा जाता है। दूसरी, नंद कुमार जो कि मुर्शिदाबाद के दीवान हुआ करते थे, उन्होंने कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में उनके ऊपर एक दोषारोपण किया। वो दोषारोपण क्या था कि मीर जाफर की पत्नी मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपया लेकर उन्होंने अल्पवयस्क मुबारिको-दौला को नवाब बनाने की बात कही थी, जिस संदर्भ में कि सुप्रीम कोर्ट में नंद कुमार ने इस मामले को ले गया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एलिजा इंपे के साथ साठगांठ होने के कारण उस पर भ्रष्टाचार का उल्टा ही आरोप मढ़ के उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसे कि इतिहास में न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। ये सभी बातों को लेकर के जब हाउस ऑफ कॉमन्स में सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध याचिका दी गई, तो इस पर सांसद एडमंड वर्क ने, जो प्रवर समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, संज्ञान लिया और उन्हीं के संज्ञान पर 1781 का संशोधन अधिनियम पारित भी हुआ था। लेकिन इससे पहले जो घटना घटी उस पर दृष्टिपात कर लेना स्वाभाविक भी है और उचित भी है। इस तरह की 3 याचिकाएं हाउस ऑफ कॉमन्स के पटल पर आई। ये याचिकाएं 1 फरवरी 1781 को आई थी, जिसे कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों ने उस पर बहस करने के उपरांत 15 फरवरी को उसे प्रवर समिति के जो सदस्य थे, इसलिए टोचेट को, जो टोचेट समिति भी उसका नाम दिया जाता है, तो उनके हाथ सुपुर्द कर दी गई। 15 फरवरी को टोचेट समिति ने उस याचिकाओं पर संज्ञान लेना शुरू किया और उनके सारे कमियों को देखते हुए 5 जुलाई को अपना रिपोर्ट हाउस ऑफ कॉमन्स में समर्पित किया, जिस तिथि को कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट की घोषणा भी मानी जाती है। टोचेट समिति ने अपने उस रिपोर्ट में भारत में वारेन हेस्टिंग्स 100% गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच दरारों का बारीकी से वर्णन किया था। इस बारीकी से वर्णन में जो बातें स्पष्ट होकर के आई वह इस प्रकार थी। जिस समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, उसमें बहुत प्रकार की कमियां रह गई थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में तो स्थापित कर दिया गया था, लेकिन उनकी कुछ कमियां बाकी रह गई थी। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दिया करती थी, तो ठीक जिस प्रकार की ब्रिटेन में डिसीजन होता था, यानी यहां के धार्मिक संप्रदायों और सामाजिक रीति रिवाज के विरुद्ध वो निर्णय हुआ करता था, जो कि एक बड़े राष्ट्र के लिए उचित नहीं था। यह तो हुई पहली बात।
दूसरी बात, गवर्नर जनरल सौ परिषद अगर कोई भी विधान बनाता तो उसे सुप्रीम कोर्ट के पास नामांकित करना पड़ता था। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी सहमति नहीं दे देता तब तक उसे अमान्य ही माना जाता था। इस प्रकार की जो खामियां थी इसे दूर करने के लिए और वारेन हेस्टिंग्स की मनमानी, एलिजा इम्पे के साथ साठगांठ और विभिन्न प्रकार की 1773 की कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से ही 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेचर अधिनियम पास किया गया। इनके जो मुख्य बिंदु थे, हम एक तरह से इसे यूं कह सकते हैं कि इन्होंने 5 बिंदुओं पर अपनी राय दी और उसी के आधार पर यह एक्ट पारित माना गया। पहला बिंदु था कि पहले 1773 के अधिनियम के अधीन वारेन हेस्टिंग्स यानी गवर्नर जनरल सौ परिषद सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए ही कानून बना सकती थी, लेकिन अब उन्हें कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए कानून बना सकती थी और उसके नियमों को देख सकती थी। लेकिन उन्हें अब यह शक्ति उनके लिए बढ़ा दी गई। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अलावा उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा से संबंधित भी अधिकार प्रदान कर दिए गए। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह थी कि कंपनी सौ परिषद गवर्नर जनरल अगर कोई विधान बनाए तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास नामांकित करना अनिवार्य नहीं रह गया था। अब वह इससे स्वतंत्र थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फौजदारी मुकदमे देख सकते थे। नंबर 3 आता है कि जो भी अन्य प्रांतीय न्यायालय थी वो अपना विवाद सौ परिषद गवर्नर जनरल के पास भेज सकती थी, जबकि 1773 के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। चौथी बात, अगर 5000 पाउंड से कम के मामले आते थे तो उसे सौ परिषद गवर्नर जनरल देख सकती थी। अगर 5000 से ऊपर के मामले आते तो उन्हें ब्रिटेन भेज दिया जाता था। अगली बात जो निकल करके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आती है वह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट भारत के धार्मिक संप्रदाय को देखते हुए, भारत के रीति रिवाज को देखते हुए कोई भी निर्णय प्रदान करेगी। इसी तरह से हम यह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल सौ परिषद से अलग कर दिया गया, यानी फौजदारी मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट देखा करेगी, जबकि यह एक अभिलेखीय न्यायालय भी थी। साथ ही साथ सौ परिषद गवर्नर जनरल को दीवानी मामलों, राजस्व उगाही से संबंधित विशेषाधिकार प्रदान किए गए। मूल रूप से आप यह कह सकते हैं कि 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण था, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट में अब उन्हें अपने कोई भी नियमों को नामांकित करना नहीं जरूरी पड़ा था। यानी अब उससे 100% गवर्नर जनरल बरी हो गए थे। इस प्रकार हम लोगों ने 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को देखा। अगर आप इसे बार बार सुनेंगे तो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों से नहीं चूकेंगे। आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप हमारे इस वीडियो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हमेशा आते रहिए। हम आपके सामने मुखातिब होते रहेंगे। धन्यवाद।